अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोटोटाइप का वाइवा की प्रिपरेशन करवाऊंगा, यानी कि जिस हिसाब से सुपरवाइज़र वाइवा क्वेश्चन करते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से आपने वाइवा देना है, ये सारी कंप्लीट गाइड मैं आपको करूँगा इसी वीडियो के अंदर। अब सबसे पहले जिस दिन आपका वाइवा होगा ना, आपने दो अगर तो आपके पास लैपटॉप है और उसका माइक और कैमरा ठीक काम करता है तो फिर तो है ठीक बात। लेकिन अगर आपका सबसे पहला जो मसला होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कैमरा और माइक सही से काम नहीं कर रहा या आप कंप्यूटर पर हैं, तो आपने गूगल पर जाना है और यहाँ पर आके टाइप करना है ड्रोड कैम। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। एक ये, और प्ले स्टोर से जाके आपने अपने मोबाइल पर भी सेम यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद होगा क्या कि आपने यहाँ से इसको कनेक्ट करना है, यहाँ से सिंपल ओपन कीजिएगा और अपने मोबाइल पर तो आईपी एड्रेस आपने लगाना है। अगर आप सेम वाईफाई के साथ कनेक्ट है तो इसके ज़रिए आपने कनेक्ट होकर इसको, इससे होगा क्या कि आपका जो मोबाइल है वो वेब कैम बन जाएगा, यानी कि उस वो कैमरे की तरह भी ये वाला ग्रीन कलर का है, ये आपको चाहिए होगा। एंड्रॉयड के लिए भी और विंडोज़ के लिए भी यही, यहाँ से इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा नीचे, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये छोटा सा ही सॉफ्टवेयर है, कोई इतना बड़ा है नहीं। विंडोज़ में भी सेम करना है और अपने मोबाइल पर भी आपने सेम करना है। और ये सेम दोनों, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है आपके सेम वाईफाई या नेटवर्क से कनेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आपने वहाँ पर आईपी एड्रेस देना और पोर्ट देना, तो उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा और आपका मोबाइल कम्प्लीटली, अब माइक भी आपके मोबाइल का यूज़ होगा और कैमरा भी आपके मोबाइल का यूज़ होगा। तो ये पहला मसला था। अब दूसरा आपने करना क्या है कि जिस दिन आपका वाइवा होगा, आपने उससे 10-15 मिनट पहले अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको ओपन करके रख लेना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप उसी वक्त करते तो बाद दफ़ा होता क्या है कि ये जो जैम्प है ये इशू करने लग जाता है, यानी कि इसमें माई सीक्वल स्टार्ट नहीं होता। तो ये चीज़ें आपने पहले से ही रन करके रख लेनी। आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट आपने एक बार रन करके उसे चेक कर लेना कि उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई इशू तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद जो आपका ज़ैम्प में एचटी डॉक्स के अंदर जो आपका कोड का फ़ोल्डर होगा, उसको भी आपने इस तरीके से ओपन करके रख लेना वीएस कोड में, या जो भी आप एडिटर यूज़ करते हैं। जब आप ये दोनों कर लेंगे, उसके बाद डेटाबेस भी आपके पास ओपन होना चाहिए। जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पर मैंने डेटाबेस ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर मेरे टेबल्स हैं, एक यूज़र टेबल है और एक मेरा स्टूडेंट टेबल है। तो ये 3 चीज़ें आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। और ये चैट जीपीटी वगैरह उस वक़्त ओपन ना कीजिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ सुपरवाइज़र स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो करते क्या हैं, वो कहते हैं कि आपने यहाँ से चीटिंग की है, ये सारा एआई से बनवाया है। तो ये चीज़ आपने वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखनी है। और अब यहाँ पर जब आपका वाइवा स्टार्ट होगा, यानी कि सुपरवाइज़र को आपने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद वो आपको कहेंगे कि प्रोजेक्ट रन करके दिखाएँ। तो आपने वन बाय वन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट रन करके चेक करवाना सुपरवाइज़र को। जैसा कि अभी आपने बताना कि ये यहाँ से मैं रजिस्टर कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर बताना कि ये, मैं यहाँ पर यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर पासवर्ड लगा दिया और ये रजिस्टर करता हूँ, तो ये रजिस्टर हो गया। इसके बाद आपने डेटाबेस में जाना और यहाँ यूज़र्स टेबल से सर को दिखाना है कि ये देखें, ये एक नई एंट्री आ गई है इसमें। अब यही दोबारा आपने अगर सुपरवाइज़र कहे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ना भी करिएगा। मेन जो चीज़ है, उनको सारी रिक्वायरमेंट जो आपकी होंगी ना प्रोटोटाइप की, वो आपने चेक करवानी है। अब मैं दोबारा से रजिस्टर करने की कोशिश करूँगा, तो ये देखें कह रहा है यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन। तो ये चीज़ें आपने सर को बता देनी है कि सर इसमें यूज़र नेम यूनिक होगा और ये सारा। तो इस तरीके से आपने सुपरवाइज़र को बताना है कि यहाँ से मैं सारी चीज़ें, यानी कि मेरी वैलिडेशन वगैरह हो रही है। मैंने यहाँ पर एक रैंडम प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। आपका जो प्रोजेक्ट होगा, आपने उसी के मुताबिक अपनी सारी रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करना है। अब उसके बाद आपने लॉगिन पर आ जाना है, यहाँ से सुपरवाइज़र को करके बताना है, यानी कि मैं लॉगिन करके इस तरीके से बता रहा हूँ, इसी तरह से आपने सुपरवाइज़र को बताना। उसके बाद आपने कहना है कि ये मेरा डैशबोर्ड है, जिस तरीके से। अब यहाँ पर जो-जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपने वो सारी परफ़ॉर्म करनी है। जिस तरीके से ये यहाँ पर यूज़र बनाया हुआ है मैंने, इसकी सारी डिटेल शो हो रही है, रोल नंबर शो हो रहा है। यहाँ से मैं एक नया स्टूडेंट ऐड कर सकता हूँ। उसकी कोई भी इमेज वगैरह दी गई है, जो भी है सारा कंप्लीट, यानी कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बताना है। इस तरीके से मैं यहाँ से एक यूज़र ऐड कर देता हूँ और ये उसका रोल नंबर आ गया। यहाँ से मैं कुछ भी दे देता हूँ, जिस तरीके से यहाँ से क्लास वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है तो मैं वो दे रहा हूँ।
और यहाँ से इनरोलमेंट करने के बाद ये स्टूडेंट इनरोल हो जाएगा। उसके बाद बैक करके यहाँ से आप दिखा सकते हैं सुपरवाइज़र को। यहाँ से मैं व्यू कर सकता हूँ, इसको एडिट करना चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ, यानी कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होंगी वो आप यहाँ पर सर को आपने कंप्लीटली करके दिखानी। अब इसी तरीके से यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट कर सक हो जाएगा और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हो जाएँगी। अब यहाँ पर काम आ जाता है, सुपरवाइज़र आपसे क्वेश्चन करता है। वो कहता है कि यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करो, रोल नंबर है जिस तरीके से यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर, फादर मोबाइल नंबर शो हो। तो उसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पर यूआरएल मेरा कौन-सा है। तो यहाँ पर जो पेज ओपन हुआ होगा उसका यूआरएल आपको मिल जाए। अब या जिस तरीके से मेरा यहाँ पर डैशबोर्ड डॉट पीएचपी है, मैं वीएस कोड में आऊँगा और यहाँ से डैशबोर्ड के अंदर जाऊँगा। डैशबोर्ड के अंदर कैसे पता चला कि है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड डॉट पीएचपी। मैं डैशबोर्ड के अंदर आया, अब यहाँ पर है डैशबोर्ड डॉट पीएचपी, ये आ गई फाइल। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि ये मेरी फाइल है। बाज़ दफ़ा होता क्या है कि स्टूडेंट फाइल किसी और पर काम कर रहे होते हैं और सुपरवाइज़र ने कहीं और कहा होता है, तो वहाँ पर फिर इश्यू आता है और सुपरवाइज़र को एक अच्छा इम्पैक्ट आपका नहीं पड़ता सुपरवाइज़र पर। अब यहाँ पर आ जाना, तो ये जितना भी काम है ना, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है सारा, वो एचटीएमएल में अपडेट होगा। तो आपने एचटीएमएल में आना। अब जो भी आपका कोड होगा, जिस तरीके से अब इसमें 2 हिस्से होते हैं पीएचपी के कोड में। एक ऊपर आपका लॉजिक लिखा होता है जिसके ज़रिए सारा काम हो रहा होता है और नीचे उसका स्ट्रक्चर और स्टाइलिंग वगैरह होती है। अब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर एचटीएमएल के अंदर आ जाता हूँ, तो ये मेरा एक टेबल रो बनी हुई है जिसके अंदर स्टूडेंट इन्फो है, रोल नंबर है, क्लास है, एक्शंस है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये स्टूडेंट इन्फो है, रोल नंबर है, क्लास है, एक्शन है। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर वन बाय वन नहीं देखनी, आपने पहले प्रैक्टिस कर लेनी है और वहाँ पर जब आपसे सुपरवाइज़र इस तरीके से पूछता है तो आपने करके दिखा देनी है। अब जिस तरीके से एक और यहाँ पर ऐड करनी है, तो आपने ये नहीं करना कि नहीं बनानी है, इसी को ये जो अगर वीएस कोड में है तो ये शिफ्ट और उसके साथ आल्ट की प्रेस करके आपने डाउन एरो की प्रेस करनी है, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है? या आप कंट्रोल सी से कॉपी करके भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फादर, जो भी सुपरवाइज़र कहता है, ये तो मैं अपने से ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सेव कर दी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर फादर मोबाइल नंबर आ गई और लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट, अब रोल नंबर जो है वो यहाँ पर आ गया। तो इसी तरीके से मैंने अब अगर इसमें, यानी कि ये अब मेरी टेबल हेड था टेबल रो के अंदर, तो अब यहाँ पर टी बॉडी यानी कि जो मेरी टेबल बॉडी है उसके अंदर मैंने यहाँ पर डिटेल लेके आनी है। अब इसमें देखें मेरे पास 3 कॉलम है। एक ये है रोल नंबर का, जिसके अंदर रोल नंबर आ रहा है। अव्वल पीएचपी वाली आपको सुपरवाइज़र कहेंगे नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पर है स्पेस और फिर एक हमारे पास एक्शन का बटन दिया हुआ। अब यहाँ पर क्लास है, तो ये देखें यहाँ पर क्लास का ये आ रहा है, क्योंकि मैंने एक कॉलम ऐड किया तो जो नीचे वाली रो में थी वो सारी चीज़ें पीछे शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पर मैंने फादर मोबाइल नंबर लेके आना, तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर है भी सही कि नहीं। पहले मैं एक यहाँ से कॉलम दोबारा से डुप्लीकेट करूँगा और इसे सेव करूँगा। आप देखिएगा तो नीचे भी कंप्लीट 4 कॉलम्स हो जाएँगे और ऊपर भी। अब यहाँ इस जगह पर मैंने मोबाइल नंबर लेके आया, तो मैं यहाँ देखूँगा मेरी पीएचपी में कहीं पर मोबाइल नंबर पहले से लिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल आ रही है, जिसमें ये आगे मैं आपको क्वेरी बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस में आऊँगा और यहाँ स्टूडेंट्स में आऊँगा और यहाँ पर देखते हैं फादर मोबाइल लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, फादर मोबाइल मैंने कर दिया। अब देखते हैं ये हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखें यहाँ पर ये हैश आ रहा है, क्योंकि साथ यहाँ पर पहले से ये लगा हुआ, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो देखें किस तरीके से मैंने एक पूरी, यानी कि मोबाइल नंबर उसका फैच कर दिया। अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसका मोबाइल नंबर ये था, तो यहाँ पर शो होने लग गया, ठीक है। इसी तरीके से सुपरवाइज़र पीएचपी की तो आपको नहीं कहेंगे, जिस तरीके से अब ये बटन है, सुपरवाइज़र आपको कह सकते हैं कि इस बटन का कलर चेंज करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने देखनी है कि जब हम, अगर आपने बूटस्ट्रैप या टेलविंड सीएसएस या कोई भी सीएसएस की लाइब्रेरी यूज़ की हुई है, तो फिर आपने यहीं पर इनलाइन सीएसएस ऐड करनी है। उसकी वजह ये है, अगर आप क्लास में ऐड करने जाएँगे, जिस तरीके से ये मेरे पास मैंने टेलविंड यूज़ की हुई है, तो उसमें px6 का मतलब होता है, यानी कि मार्जिन दे दो उसको, PS6 यानी कि पोजीशन एक्स होती है, आई थिंक 6। तो इस तरीके से इसकी यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। अब अगर मैं इसको क्लास दूँ ऊपर यहाँ पर स्टाइल में जाकर और वहाँ से चेंज करूँ, तो वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने टेलमेड या बूटस्ट्रैप सेम दोनों में यही काम होगा। वहाँ पर ये यहाँ पर जो क्लास लगी होगी उसका ज़्यादा होती है
कुछ तो कहते हैं उसको, तो उसकी ज़्यादा इसकी वजह ये है दरअसल क्योंकि इनकी हायर प्रायोरिटी होती है जो यानी कि बूटस्ट्रैप या टेलमेट की क्लास होती है, तो इसलिए इनको ज़्यादा प्रेसिडेंस दी जाती है या प्रायोरिटी दी जाती है। तो जो हमने लगाई होगी क्लास वो पहले लगी होगी, और जो HTML CSS में होता ही है, CSS में स्पेशली कि जो आपकी क्लास बाहर में लगेगी बेशक सेम एलिमेंट पर लगी हुई है, तो जो सबसे लास्ट पर क्लास लगी होगी वो काम करेगी। इसलिए यहाँ पर आपने इनलाइन CSS यूज़ करनी है। अब इनलाइन CSS क्या होती है, मैंने अपने CSS वाली वीडियो में कंप्लीट ये बताया था। तो अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ढूंढूंगा ये बटन है कौन सा, ऐड न्यू स्टूडेंट बटन है इसका, यहाँ की जो टेक्स्ट लिखा होती है, ये मेरे पास बटन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लास लगी हुई है इसके अंदर, लेकिन मैं ये एंकर टैग है और एंकर के अंदर मेरा एक आइकन टैग। अब मैं करूँगा क्या कि ये जो एंकर टैग है इसमें यहाँ पर आ जाऊँगा, स्टाइल ऐड करूँगा। यहाँ पर ये क्लास ख़त्म हो रही है, डबल कोट्स के बाद आपने लिखना है स्टाइल। और अच्छा, यहाँ पर अब CSS आपको नहीं शो होगी, उसकी वजह ये है क्योंकि हम PHP में काम कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए आपने PHP से CSS में स्विच करना है। तो अब मैं करूँगा क्या, सबसे पहले आपने यहाँ से PHP से CSS में स्विच करना है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप PHP पर क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना CSS और एंटर कर देना। अब जिस तरीके से आपने किया तो ये क्लासेस जो है ये हाईलाइट होना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर एंकर टैग था, तो एंकर टैग के एंड पर मैं एक स्टाइल ऐड करूँगा। अब यहाँ पर ट्रांजिशन आ रहा है, तो ट्रांजिशन मैं छोड़ के यहाँ पर स्टाइल, अब यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट, और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर अब मैं जिस तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर जिस तरीके से मैं रेड दे देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करना है आपने, तो ये रखे इसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको CSS याद है इस तरीके से, तो आपको PHP से CSS में स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो आपने करना क्या है, दोबारा से इसको PHP में लाजमी स्विच करना। ठीक है, इसी तरीके से अगर सुपरवाइज़र कहता है कि मुझे इसी के नीचे एक और बटन ऐड करके दिखाओ, तो आपने नया बटन नहीं बनाना, सिंपल ये जो एंकर टैग होगा, ये जो भी आपका बटन होगा उसको डुप्लीकेट कर देना, या कंट्रोल कॉपी करके पेस्ट कर देना। अब मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो देखें एक नया बटन आ गया। इसका इसी तरीके से सुपरवाइज़र कोई कंटेंट चेंज करने को कहता है वो कर सकते हैं। अब ये जो आई टैग है ये क्या होता है, ये बेसिकली सुपरवाइज़र आपसे पूछ सकते हैं। तो आई हमारा आइकन्स लगाने के लिए टैग होता है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक ये प्रोफाइल का आइकन लगाया हुआ है, इसलिए ये यूज़ होता है। आपने रिफ्रेश लाजमी करना अपनी चेंजिंग करने के बाद, ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, सुपरवाइज़र आपसे पूछ सकते हैं कि अगला पेज ओपन करो या इस पेज में आ जाओ, इसमें कोई चेंजिंग करके दिखाओ। जिस तरीके से यहाँ पर अली है, यहाँ पर फुल नेम शो करवाओ, स्टूडेंट नेम, अगर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक, या यहाँ से कोई एक चीज़ रिमूव करके दिखाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है, अब ये व्यू स्टूडेंट डॉट PHP पर है, तो यहाँ से मैं आऊँगा व्यू स्टूडेंट डॉट PHP पर, और सुपरवाइज़र आपको कहते हैं यहाँ से फादर नेम को रिमूव करके दिखाओ। तो यहाँ पर देखें ये फादर नेम आ रहा है, मैं इस पूरे डिव को यहाँ से उठाऊंगा और कंट्रोल X से कट कर दूंगा। अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देखें मैंने फादर नेम किया था तो वो रिमूव हो गया। इसी तरीके से जो भी चेंजिंग वगैरह करनी हो वो कर सकते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने सारा प्रोजेक्ट की पहले वर्किंग करके दिखानी है। अब इसी तरीके से एडमिन साइड है, तो आप एडमिन साइड भी करवा सकते हैं। जितनी आपकी प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट होगी आपने वो सारी करवानी है। अच्छा, इन केस अगर आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट बना हुआ है, यानी कि बाज़ दफ़ा होता ये है कि सुपरवाइज़र प्रोटोटाइप में कहते हैं कि जितना आपसे बन सकता है आप बना लें, तो वहाँ पर फिर आपने करना क्या है, जितना आपसे बन जाए उतनी रिक्वायरमेंट आपने चेक करवा देनी है और सुपरवाइज़र को बता देना है कि सर मैंने इतना बनाया। और इसी तरीके से कोई भी कंटेंट चेंज करना हो वो भी आप कर सकते हैं। अब जिस तरीके से मैं इस पेज पर हूँ index.php, तो यहाँ से आप अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में जाएँ और यहाँ पर देखें index.php, और यहाँ पर आके आप कोई भी हेडिंग वगैरह जिस तरीके से यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये एक चीज़ होगी। अब सुपरवाइज़र आपसे PHP में क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्वेरी बताओ, यानी कि अब PHP में 4 तरह की क्वेरीज होती हैं बेसिकली, जिनको हम CRUD ऑपरेशन भी कहते हैं। पहली होती है क्रिएट हमारे पास, दूसरी होती है रीड, तीसरी होती है अपडेट, और चौथी होती है हमारे पास डिलीट। अब जब भी हमने कोई नया डाटा एंटर करना होता है ना, तो तब हम क्रिएट क्यूरी लगाते हैं PHP में। जिस तरीके से मैंने रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर में क्या हो रहा है कि हमारा एक नया यूज़र एंटर हो रहा है हमारे डेटाबेस में, तो यहाँ पर क्वेरी लगी होगी क्रिएट क्वेरी। और इसी तरीके से जो लॉगिन पेज है, तो यहाँ पर हमारी सिलेक्ट क्वेरी लगी होगी जो कि मैच करेगी
कि ये डाटा हमारा पड़ा है हमारे डेटाबेस में इस यूज़र का, तो इसको फिर इस पेन पर भेज दो। अगर मैच हो जाता, अगर नहीं मैच होता, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ भी लगा देता हूँ और मैच करता हूँ, तो ये देखें नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें सिलेक्ट क्वेरी ने मैच किया और वो हुआ नहीं, तो उसने दोबारा भेज दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरीके से यहाँ पर मेरे पास ये लॉगिन पेज है। बेसिकली इंडेक्स पेज के अंदर ही मैंने लॉगिन पेज लगाया, फॉर्म लगाया हुआ है। और यहाँ पर अब देखें तो ऊपर PHP में आपको ये सारा लॉजिक मिलेगा, नीचे सिर्फ HTML स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर देखें सिलेक्ट क्वेरी लगी हुई है। अब सिलेक्ट क्वेरी कर क्या रही है कि इसने ID फैच किया और फुल नेम फैच किया यूज़र का, और पासवर्ड फैच किया किससे? फ्रॉम ये यूज़र। अब यूज़र्स क्या है? ये हमारा टेबल है। और उसने देखा है कि अगर यहाँ पर ID और फुल नेम, तो उसका यूज़र नेम देखो, ठीक है। अगर यूज़र नेम उसका मैच कर जाए हमारे यूज़र नेम से जो डेटाबेस में पड़ा है, तो करो क्या कि फिर उसका पासवर्ड मैच करो। अब ये इफ़ कंडीशन लगी हुई है, पहले उसने चेक किया कि यूज़र नेम और अगर पासवर्ड फील्ड दोनों ही एम्प्टी हैं, तो फिर तो उसे यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, जो कि मैंने PHP वाली वीडियोज़ में आपको समझाए थे सारे ऑपरेटर्स। अब इसमें होता क्या है कि ये उल्ट हो जाता है। अभी यहाँ पर इसने अगर देखा है कि अगर वो एम्प्टी ना हो तो ये चला दो, अगर एम्प्टी हो तो ये शो करवा दो, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया और साइन इन करता हूँ, तो देखें ये आ रहा प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। तो इस तरीके से हम इसमें चेंज वगैरह कर सकते हैं, ये जो भी चीज़ है चेंज करनी है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर यूज़र नेम के बेस पर ये पहले यूज़र नेम और पासवर्ड अगर दोनों में एंटर किए हैं, तो फिर चेक होगा कि यूज़र नेम मौजूद है डेटाबेस में। अगर है तो फिर चेक होगा। अब यूज़र नेम तो आ गया, तो चेक करो कि या उसका पासवर्ड मैच हो रहा है। अगर पासवर्ड भी मैच हो रहा है, तो उसके बाद फिर यूज़र ID को सेशन के अंदर स्टोर कर दो और फुल नेम को भी स्टोर करवा दो। मेनली बेसिकली हम एक ही करते हैं, यानी कि यूज़र ID, लेकिन यहाँ पर पासवर्ड इसलिए हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर हमने उसका यूज़र नेम शो भी करवा रहे हैं डेटाबेस में। तो यहाँ पर ये जो स्टोर हो रहा है, ये सेशन से आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से रजिस्टर में सुपरवाइज़र आपको कह सकते हैं कि मुझे रजिस्टर में अपनी क्रिएट क्वेरी दिखाओ। तो यहाँ पर आपने आ जाना, रजिस्टर जो भी आपका पेज होगा register.php, आप यहाँ पर देखें इंसर्ट क्वेरी जो होती है उसी को हम क्रिएट क्वेरी कहते हैं। अब इसने कहा है कि इंसर्ट कर दो यूज़र्स टेबल के अंदर फुल नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। यही 3 मेरी फील्ड्स थी और यही 3 मेरी डेटाबेस में आ रही हैं। चौथी जो है वो कन्फर्म पासवर्ड की है। तो इस तरीके से डाटा एंटर होता है। अब सुपरवाइज़र आपसे वैसे भी ये राइट करवा सकते हैं क्वेरी के, किसी आप कहेंगे कि अपना डेटाबेस ओपन करो और सीक्वल में जाओ और यहाँ पर मुझे क्वेरी रन करके दिखाओ। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर ये 4 जो क्वेरीज हैं इनको याद कर लेना है। याद किस तरीके से करना है, कोई मुश्किल भी नहीं है, बस प्रैक्टिस है। ज़्यादातर सुपरवाइज़र ये नहीं करवाते, लेकिन बाज़ करवा भी लेते हैं। अब यहाँ पर आपने लिखना है इंसर्ट, अब यहाँ पर आपने लिखना है यूजर्स टेबल के अंदर जो जो वैल्यूज़ हैं। अब मैं करके दिखा देता हूँ, इंसर्ट इनटू। अब इसके अंदर आगे आपने अपने जो भी टेबल का नाम है वो सिलेक्ट करना है। जिस तरीके से मैं आप स्टूडेंट्स में करता हूँ, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखूंगा, तो ये टैब दबा देना। स्टूडेंट्स के बाद आपने ब्रैकेट लगानी है। ये मुझे भी याद नहीं है क्योंकि सुपरवाइज़र मोस्टली ये करवाते नहीं है। अब यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगा के इसके अंदर पहले तो आपने अपने कॉलम्स देने और उसके बाद यहाँ पर आपने वैल्यूज़ देंगे और इसके अंदर अपनी स्ट्रिंग या नंबर है तो उस हिसाब से डेटाबेस के टाइप के हिसाब से आपने सारी डिटेल देनी है। अब जिस तरीके से यहाँ पर ये सारी मेरी फील्ड्स शो हो रही हैं, मैं 1 बाय 1 यहाँ पर पहले कॉलम लूँगा। ID मेरी ऑटो इंक्रीमेंट होती है तो मैं वो नहीं दूंगा। अब स्टूडेंट नेम है तो मैं इसको यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद फादर नेम है, मैं ये सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं देख के कर रहा हूँ सारी चीज़ें। अब मैं रोल नंबर करूँगा, उसके बाद जितनी फील्ड्स होंगी वो सारी आपने यहाँ पर ले लेनी है। अब क्लास, उसके बाद कॉमा, एज, फिर कॉमा, अब जेंडर। जेंडर हमारा इनम है। इनम होता है बेसिकली ड्रॉप डाउन, यानी कि उसमें 2 ही केस होंगे, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा, तो वहाँ पर हम इनम यूज़ करते हैं। ये हमारे SQL की डाटा टाइप्स है। जिस तरीके से PHP में हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी, इसी तरीके से इसमें भी होती हैं। अब यहाँ पर मैं एड्रेस लूँगा, ये एड्रेस आ गया और लास्ट पर है स्टूडेंट इमेज। तो स्टूडेंट इमेज के लिए मैं कोई लिंक ले सकता हूँ या जो भी लेना चाह वो ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर स्टूडेंट इमेज आ गई। अब वैल्यूज़ के आगे आपने दोबारा ब्रैकेट लगानी है। अब जो जो हमारी डाटा टाइप होगी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज़ ले लेनी है। जिस तरीके से मैं स्टूडेंट अब स्ट्रिंग के अंदर देना है क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ तो सर उस पर कॉमा देना। अब फादर ने, मैं यहाँ पर वो दे देता हूँ।
इसी तरीके से फादर मोबाइल नंबर, अब ये मेरा नंबर हो सकता है या स्ट्रिंग भी हो सकती है, तो इसको हमने देख लेना। मैं यहाँ पर अभी के लिए नंबर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास रोल नंबर है, तो ये भी मेरा ऑटो इंक्रीमेंट होगा या एक वो कोड से आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा कोड नहीं चल रहा, तो ये भी मैं खुद ही देनी होगी हमें। जिस तरीके से मैं 10 दे देता हूँ, उसके बाद क्लास, तो मैं 8 दे देता हूँ क्लास। उसके बाद एज, एज मैं दे देता हूँ 10। इसके बाद जेंडर, अब यहाँ पर मैं मेल लिखूँगा, मे भी यहाँ पर गलत हो या मैं डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, तो मैं इसको भी ये दे, और स्टूडेंट इमेज मैं नहीं दे रहा, तो फिर यहाँ से भी मुझे कट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं इतनी देता हूँ अभी, और इसको अब यहाँ से रन करना, तो इसको यहाँ पर जब आप राइट कर लेंगे तो उसके बाद गो पर क्लिक करना, तो ये यहाँ पर आ रहा है कि कुड मैच द वैल्यू ऑफ काउंट एट रो 1। अब यहाँ स्टूडेंट्स टेबल में देखें तो यहाँ पर कोई इशू आ रहा है। तो एक तो आप इस तरह करें कि जो आसान तरीका है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपने अपने स्टूडेंट टेबल, जो भी जिस टेबल में भी सारा आपको कहते हैं, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इनसाइट पर आना है। अब यहाँ पर आपने एक बार रैंडम डाटा दे लेना, कुछ भी, जिस तरीके से मैं दे देता हूँ अली। अब टैब दबा के नेक्स्ट कॉलम में जो भी आपने देना चाहिए जिस तरीके से है। अब यहाँ पर मैंने ये दे दिया, रोल नंबर मैं दे देता हूँ 11, क्लास 8, एज 20, और यहाँ जेंडर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना जिस तरीके से मैं ये दे देता हूँ, और यहाँ पर एड्रेस लाहौर। अब नीचे ये खुद ही आ रही है डिफ़ॉल्ट पीएनजी, तो मैं गो पर क्लिक करूँगा, तो ये देखें इसने मुझे क्वेरी भी बना के दे दी है और मेरा डाटा इंसर्ट भी हो गया। अभी के लिए मैं इसको कॉपी कर लूँगा और स्टूडेंट्स टेबल में आऊँगा, तो ये देखें यहाँ पर डाटा आ गया। अब मैं अगर अपने ये जो मेरा पोर्टल है इसमें मैं लॉगिन करता हूँ और जाकर देखता हूँ कि यहाँ पर भी मुझे ये डाटा मिल जाएगा, लेकिन इमेज शो नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से डिफ़ॉल्ट ही मिल जाती है। तो इस तरीके से हम डाटा को एंटर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ डेटाबेस से किया, तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ क्लास नहीं आता। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंटर कर सकते हैं डाटा। आप सुपरवाइजर आपको ये कह सकते हैं कि मुझे इसमें से डिलीट करके दिखाओ डाटा, तो यहाँ आपने डिलीट पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा और इसकी क्वेरी आपको किस तरीके से मिलेगी, जिस मैं दिखाता हूँ आपको। डिलीट पे क्लिक किया, अब ये देखिए ये मिल रही है आपको, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी। ये स्टूडेंट आईडी के बेस पे कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या होती है? जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, जिससे हम डाटा ले सकते हैं। अब जिस तरीके से आईडी मेरे पास 5 है और यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, बहरहाल इसमें मेरे पास, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अब मैंने इसको किया तो यहाँ पर ये कह रहा है यू हैव एरर इन द एसक्यूएल सिंटैक्स, तो यहाँ पर कोई गलती हो रही है सिंटैक्स की, जिसकी वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से काट, या इसको मैं PHP यहाँ ChatGPT से भी करेक्ट करवा सकता हूँ। इसमें बेसिकली कॉल ये जो हमने लगाया इनकी गलती होगी, तो इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बहरहाल इसी तरीके से हमने इसमें डिलीट की क्वेरी भी मैंने आपको बता दी। आप बेहतर ये है कि ये जो 4 क्वेरीज हैं इनको आप ही याद कर लें। इसी तरीके से अपडेट की क्वेरी है, तो मैं इस अपडेट की क्वेरी को आपको रन करके यहाँ पर दिखाता हूँ। अपडेट में बेसिकली है क्या कि यहाँ पर मैं अपना टेबल ले लूँगा, जो भी मेरा टेबल्स है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स टेबल है। अब यहाँ पर इसके अंदर मेरी फील्ड है स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पर ये कॉलम जो है इसको भी मुझे स्टूडेंट नेम करना पड़ेगा, स्टूडेंट नेम। और उसमें यहाँ पर मेरी आईडी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें तो मेरी कोई आईडी 5 1 है, नहीं है ना, तो यहाँ पर जो आईडी होगी उसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं 5 कर लेता हूँ और यहाँ पर अहमद दे रही है, और उसके बाद गो पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा अली से अहमद हो जाएगा। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये अहमद। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट, डिलीट की क्वेरी भी मैंने आपको समझा दी। रीड वाली ये है कि सिलेक्ट करने वाली जिसको कहते हैं उसी को रीड क्वेरी कहते हैं। क्रिएट वाली भी आपको बता दी, डिलीट वाली भी बता दी। सिलेक्ट में क्या होता है कि हमने अगर कोई यूज़र सेलेक्ट करना है तो वो कर सकते हैं। दोबारा से एसक्यूएल में जाऊँगा, सिलेक्ट फ्रॉम अब स्टूडेंट्स, यहाँ से वेयर आईडी। अब मेरी इसकी आईडी 5 थी, 5 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर गो पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसने मुझे ये डाटा दे दिया। इस तरीके से काम होता है, ये सारी क्वेरीज वगैरह हैं। उसके बाद इतनी की चीज़ें हैं, ये अमूमन PHP की चीज़ें सुपरवाइज़र आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन कुछ पूछ भी लेते हैं और कुछ ये भी कहते हैं कि नोट पैड में राइट करके दिखाओ। अच्छा, अगर किसी सुपरवाइज़र ने आपसे ये सारी चीज़ें करवा ली, तो फिर वो आपसे फाइनल डिलीवरेबल में कुछ भी नहीं करवाएँगे सिवाय प्रेजेंटेशन को वो कहेंगे एक्सप्लेन कर।
ये चीज़ें हैं, बस इसी के मुताबिक आपने अपना वाइवा देना और रिलैक्स रहना है, उसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना है। इतनी चीज़ें सुपरवाइज़र आपसे पूछे, उसी के मुताबिक आपने जवाब देते जाना है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी प्रोजेक्ट को ओपन करके नहीं देखा होता, उन्होंने प्रोटोटाइप के दौरान ही प्रोजेक्ट को ओपन करना होता है। तो वहाँ पर आपने बाज़ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो करते क्या हैं कि उनको वहाँ पर काम आता नहीं है, फिर सुपरवाइज़र उनसे पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपने किसी से बनवाया? तो वो कह देते हैं कि जी सर, मैंने किसी से बनवाया। उसमें होता क्या है कि फिर सुपरवाइज़र आपको फ़ेल कर देते हैं। कोई सुपरवाइज़र हो कि वो आपको एक आधा चांस देगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। बेहतर है कि आप अपनी तैयारी अच्छी रखें और कॉन्फिडेंस के साथ अपना पूरा प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र को एक्सप्लेन करें, जो भी चीज़ें वो पूछते हैं उनको बताएँ। इस तरीके से आपका वाइवा अच्छे से हो जाएगा। और अगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ सुपरवाइज़र प्रोटोटाइप में ये कहते हैं कि आपने प्रेज़ेंटेशन भी बनानी है या कोई डॉक्यूमेंट बनाना है जो कि आपने एक्सप्लेन करना है, तो फिर आपको प्रोटोटाइप में वो भी एक्सप्लेन करनी होगी, उसको भी बताना है आपने कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। उसमें बेसिकली जो आपने डायग्राम्स वगैरह बनाई होंगी, जिस तरीके की प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट होती है प्रेज़ेंटेशन फ़ाइल की या डॉक्यूमेंट की, तो वहाँ पर फिर आपने उनको भी एक्सप्लेन करना। यही था वाइवे की सारी चीज़ें। इस चीज़ों को अगर आप देख लें और इसी के मुताबिक अगर आप तैयारी कर लें अपनी, तो मेरे हिसाब से आपको वाइवा से कोई भी फ़ेल नहीं कर सकता।